आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा हम देखेंगे, एंडोमेट्रियम का कैंसर। तो जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, वहाँ पर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है उसमें जो है वो कार्सिनोमा क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहलाता है। मोस्ट कॉमन गायनोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इन द पोस्ट मोनोपोजल वुमेन, पोस्ट मोनोपोजल वुमेन। अच्छा, मोस्ट कॉमन गायनोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जो है वो किस में है, मोस्ट कॉमन किसके अंदर है ये वाली मैलिग्नेंसी, ये कैंसर किस में है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन? जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन्स हैं, वो वुमेन जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है, उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन ये वाला कैंसर हमें मिलेगा, ये वाली जो है वो मैलिग्नेंसी हमें मिलेगी जो पोस्ट मोनोपोजल वुमेन है। फोर्थ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन वुमेन, अच्छा फोर्थ मोस्ट कॉमन जो है वो हमें वुमेन में मिलती है फॉलोइंग ब्रेस्ट, बॉवल और लंग्स कैंसर के बाद। जो चौथी कॉमन जो हमें मिल रही है मैलिग्नेंसी कैंसर, वो किसका मिल रहा है? एंडोमेट्रियल का मिल रहा है औरतों के अंदर। वुमेन्स में जो है हमें फोर्थ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो हमें मिलेगा वो किसके अंदर मिल रहा होता है? मोस्ट कॉमन हमें मिलता है उन ख़वातीन में जिनकी साइकिल स्टॉप हो गई है, जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है, उनमें जो है हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। मोस्ट कॉमन उनके अंदर होता है। वैसे जो सारी आम ख़वातीन की बात करें, तमाम ख़वातीन की अगर बात करें, तो उसमें जो है वो फोर्थ कॉमन हमारे पास आएगा एंडोमेट्रियल। मेजॉरिटी जो है वो कौन सा कैंसर होता है? ये एडिनोकार्सिनोमा जो है वो कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर भी देख लें तो यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंट गायनोलॉजिकल लेजन जो हमें मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वो मिल रहा है किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम के बाद हमारे पास ओवरीज के अंदर आ जाएगा, फिर सर्विक्स में, फिर यूवल्वा और फिर विजाइना, और लास्ट में फ्लॉपिंग ट्यूब्स में आता है। सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर देख रहे हैं हम? एंडोमेट्रियम में देख रहे हैं। उसके बाद सिम्टम्स की बात करें, साइंस और सिम्टम्स जो होंगे हमारे पास क्या होगा? विजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज हो गया, साइकिल स्टॉप हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, स्टॉप है, लेकिन उसके बावजूद विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर क्या मिल रहा है हमें? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी चल रही है, होती है, लेकिन साइकिल के दरमियान हमारे साइकिल का डे नहीं था, लेकिन जो है वो क्या हो गई? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। पेल्विक पेन, पेल्विक पेन तो सिम्टम्स में आएगा। इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होता है किसमें। तो जब रिस्क फैक्टर जो है हमारे पास कहाँ मिल रहा होता है? जब हमें लेवल या टाइम जो एक्सपोजर है एस्ट्रोजन का, वो जो है वो क्या हो जाए? टाइम से पहले या लेवल से ज़्यादा हो जाए, मतलब टाइम ड्यूरेशन एस्ट्रोजन का जो है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, या फिर जो है उसका टाइम काफ़ी लंबा हो जाए, कि काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, या फिर जो है वो क्या हो रहा है कि उसका लेवल हाई है, ज़्यादा सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है। तो ओल्डर एज हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाता है। मेनोपॉज में जाहिर सी बात है ओल्डर एज हमारे पास आएगा। अर्ली मिनार मतलब बहुत जल्दी जो है वो साइकिल का स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी जल्दी उम्र के अंदर जो है वो शुरू हो जाना, जल्दी उम्र में शुरू हो जाएगी, मतलब एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा उसको एस्ट्रोजन मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की वजह बन सकती है अर्ली मिनार, क्योंकि छोटी एज में ही एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी मिल रहा है, उसको साइकिल स्टार्ट हो गई। लेट मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज का मतलब काफ़ी लंबे अरसे तक उसको, जाहिर सी बात है जब लेट मेनोपॉज हुआ, जब मेनोपॉज हुआ तो ही जाके एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। जब तक उसे जो है साइकिल उसकी चलती रही मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब तक उसको एस्ट्रोजन मिलता ही रहा, तो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो क्या मिला? एस्ट्रोजन मिलता रहा, तो जिसकी वजह से जो है वो रिस्क फैक्टर कार्सिनोमा का बढ़ गया। नल्ली पैरिटी, प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, नल्ली पैरिटी मतलब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन लो, तो उसका जो है कभी एस्ट्रोजन लो हुआ ही नहीं, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी आ जाती है तो कुछ अरसे तक वो लेवल कम हो जाता है। लेकिन नल्ली पैरिटी के अंदर प्रेगनेंसी हुई नहीं तो एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई रहा। अच्छा, अनअपोज एस्ट्रोजन, ओबेसिटी, पीसीओएस और एचआरटी हमें मिल गया। जिस अनअपोज एस्ट्रोजन जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं? इसका मतलब है एस्ट्रोजन डोमिनेंस, मतलब एस्ट्रोजन जो है वो काफ़ी डोमिनेंट रहा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो बैलेंस करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहा हमारे पास? एस्ट्रोजन डोमिनेंट रहा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा खासा रहा और एक्सपोजर भी एस्ट्रोजन का मिलता रहा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क हैं। प्रीवियस पेल्विक रेडिएशन, कोई जो है वो पिछली आपको जो है वो पेल्विक रेडिएशन कभी जो है वो लगी हो, रेडिएशन जिस
वो भी जो है वो रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाएगा। क्रॉनिक टेमोफिक्सिन यूजेस, ये जो है वो एक मेडिसिन है जिसका यूज़ अगर आपने क्या किया है, या फिर जो है वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, रिस्क फैक्टर में आ जाती हैं एडिनोमल कार्सिनोमा में। अच्छा, यही कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ अदर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्यूप्लाज्म। अब कोई दूसरे हमारे पास जो है वो न्यूप्लाज्म है, कोई दूसरे जो है वो कैंसर है ब्रेस्ट या ओवरीज के हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। उनको क्या, उनमें क्या है कि वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, उन्हें एस्ट्रोजन मिल रहा है और वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो हमारे पास रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिनोमल कार्सिनोमा, कोई फैमिली हिस्ट्री हो पिछली से पहले से, तो फिर वो भी जो है वो जेनेटिक में आपके शामिल हो जाएगी। एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन कैंसर, ये तो ओवरीज के अंदर वो कैंसर है जो क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। ट्यूमर बन गया और उसके ट्यूमर के सेल्स क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करे ही चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं, जो एक्सपोजर जो है वो एस्ट्रोजन का काफ़ी हो गया, लेवल काफ़ी हाई हो गया, जिसकी वजह से क्या रिस्क हो सकता है, एडिनोमल कार्सिनोमा का। जेनेटिक में लिंच सिंड्रोम आ जाता है, लिंच टू सिंड्रोम, ये जो है वो एक एंडोमेट्रियल या ओवरीज वगैरह का कैंसर है, ये भी जो है वो रिस्क फैक्टर में आएगा। अच्छा, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आप ये देख लें। प्रोटेक्टिव, जब हमने रिस्क फैक्टर देखे तो उसमें जो है एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा होना, हाई होना, और उसका जो है वो एक्सपोजर टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाना, तो वो क्या बन गया था, रिस्क फैक्टर। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर के अंदर आ जाए तो उसी का उलट है कि लो हो जाए लेवल और टाइम एक्सपोजर कम हो जाए एस्ट्रोजन का, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाएगा अगेंस्ट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने से, उस पर एक्सपोजर ज़्यादा होने से, उसका टाइम्स ड्यूरेशन ज़्यादा होने से अगर रिस्क फैक्टर बनता है एडिनोमल कार्सिनोमा का, तो वही चीज़ अगर हम कम कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वो प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाएगा। जैसे वहाँ पर क्या था, नल्ली पैरिटी कुछ हुए ही नहीं, प्रेगनेंसी ही नहीं हुई, एस्ट्रोजन जो है वो बने ही जा रहा है, उसका एक्सपोजर पड़े ही जा रहा है, ज़्यादा उसका लेवल हाई हो जा रहा है। मल्टी पैरिटी में क्या होगा, बार बार प्रेगनेंसीज हुई, एस्ट्रोजन का लेवल कुछ अरसे के लिए लो होता रहा, तो ज़्यादा जब प्रेगनेंसीज हुई तो ज़्यादा अरसे तक जो है वो क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल दो रहा, जिसकी वजह से उसे प्रोटेक्टिव फैक्टर मिला एंडोमेट्रियल मल्टीपैरिटी में, फिर उसे क्या मिला, प्रोटेक्टिव फैक्टर मिल गया अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एक स्मोकिंग भी है, और जो है फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इसमें अंदर आ जाती हैं, और फिजिकल एक्टिविटी भी प्रोटेक्टिव फैक्टर में आ जाएंगे अगेंस्ट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। उसके बाद ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो कैसी फाइंडिंग्स जो है हमें मिलेंगी, एंडोमेट्रियल जो है वो थिक मिलेगी हमें 5 मिलीमीटर से ज़्यादा। हाइपर इकोजेनिक एंडोमीटर विद इरेगुलर आउटलाइन। वैसे तो हाइपर इकोइक ही हमें जो है वो दिखती है एंडोमीट्रियल, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो ब्राइट और हाइपर इकोइक दिखेगी विद इरेगुलर आउटलाइन। इसकी आउटलाइन जो है वो इरेगुलर होगी, ठीक है। तो वह जहाँ हमें बड़ी सी जो है वो अच्छी इसकी जो है वो आउटलाइन मिलती है, बिल्कुल स्मूथ सी जो है वो एक लाइन हमें एंडोमीट्रियल की दिखाई देती है, हाइपर इकोइक। एकोजेनिक जो है हमें दिखाई देती है, और लेकिन वो रेगुलर आउटलाइन होती है। यहाँ इरेगुलर जो है वो इसकी आउटलाइन दिखाई देगी। वेस्कुलरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी विद लो वेस्कुलर रेजिस्टेंस नहीं होगा, वेस्कुलरिटी ज़्यादा होगी। कार्सिनोमा है तो उसे जो है वो ब्लड सप्लाई और वेस्कुलरिटी वहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई देगी। इंट्रायूट्राइन फ्लूइड भी दिखाई देगा, यूट्रस कैविटी के अंदर जो है हमें क्या दिखाई देगा, फ्लूइड जो है वो दिखाई देगा, जिसे हमें इंट्रायूट्राइन फ्लूइड कहेंगे। यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। सारे एनॉमलीज जो है हमने यूट्रस की देख ली।